Good morning, everyone. Good morning. Namaskar. Namaskar. Good morning. Good morning. All well, so बढ़िया. Good morning, everyone. Good morning. Okay, just give me 2 minutes. अभी start करते हैं, ठीक है? Okay, let's start with today's lecture. ओके सो काफी दिन बाद आज मुलाकात हो रही है. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स एंड द जीडीपी कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. आज बेसिकली हम जीडीपी के ऊपर बात करेंगे, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे, उसके बहुत सारे वेरिएंट्स के ऊपर बात करेंगे और बहुत कुछ आपको आज इकोनॉमिक की टर्म्स जो है वो समझ में आने वाली है. राइट. ठीक है. सबसे पहले तो हम ये बहुत बार ये टर्म हमारे सामने देखने को मिलती है, जीडीपी. जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी. ये आखिरकार जीडीपी होता क्या है, जीडीपी है क्या? सबसे पहले उसी की बात करता हूं, फिर उसके बाद और चीजों के ऊपर चलेंगे. जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पूरा का पूरा इसका नाम, ये पूरा का पूरा इसकी फुल फॉर्म है.
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यहाँ पर किसको कहते हैं? अगर मैं इंडिया में जितनी भी गुड्स एंड सर्विस, मैं इंडिया नहीं कहूंगा, मतलब एक कंट्री के अंदर, एक कंट्री के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है, मैन्युफैक्चर करा, जैसे भी प्रोड्यूस किए, चाहे नेचुरली ग्रो हुआ है, कुछ भी हुआ है, जो प्रोड्यूस की जाती हैं उस पर्टिकुलरली कंट्री के अंदर अंदर, एक पर्टिकुलरली साल के अंदर अंदर, ठीक है, और उन सब की यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो जीडीपी होती है। मैंने क्या कहा? एक गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस की जाती हैं एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, यानी कि एक कंट्री के अंदर, विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जो कि 1 साल होता है नॉर्मली, अगर उन सब की यहाँ पर मैं वैल्यू आंकलन करूं कि ये चीज 10 रुपए की है, ये चीज 20 रुपीज की है, 30 की है, ये 15 की है, ऐसे करके मैं सबका जब टोटल लगा लूंगा तो जो मेरे पास वैल्यू आएगी उसको मैं जीडीपी कहता हूं। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहता हूं। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें बहुत बार देखने को मिलता है, बहुत बार पढ़ने को मिलता है हमारे करंट अफेयर्स के सेशंस में। तो वही जीडीपी जो आता है ना, कि ये वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी ग्रोथ का डाटा दे दिया, आईएमएफ ने दे दिया, इंडिया के एनएसओ ने दे दिया, एसबीआई की कोरैप रिपोर्ट में आ गया, एडीबी ने आ गया, तो ये वही जीडीपी है जो वहां पर आपको दिखाई देता है, जीडीपी ग्रोथ। वहां पर एक शब्द आता है जीडीपी ग्रोथ का। तो जीडीपी ग्रोथ का जीडीपी से क्या मतलब है? जीडीपी ग्रोथ मतलब हुआ कि आपका कंपैरिजन किया गया पिछले सालों में, कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कितना ग्रोथ देखने को मिला है जीडीपी में। मान लीजिए पिछले साल में मैंने जीडीपी आंक निकाल ली, इस साल की जीडीपी निकाल ली, तो ऑब्वियस डिफरेंस से हमें पता लग जाएगा कितना ग्रोथ हुआ है। जो हमारे इंडिया में जीडीपी है वो कंपैरिजन किया जाता है एक पर्टिकुलरली ईयर के डाटा से जीडीपी के, और वो है 2011 का डाटा। 2011 को बेस ईयर मानते हुए हम जीडीपी की ग्रोथ का डाटा आकलन करते हैं, निकालते हैं। ये आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का एक छोटा सा कंसेप्ट है। लेकिन यहां पर अगर मैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करूं तो इसके अलावा भी बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, लाइक दी शायद आपने सुना होगा, आई डोंट नो सुना है कि नहीं सुना, जिसमें आता है एक नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी होता है, एनडीपी भी होता है, एक ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, एक यहाँ पर नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, एक नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी होता है। ओके, और इसके अलावा ये जो मैंने अभी आपको बताए हैं, इनके अलावा भी इनकी फर्दर बाइफर्केशन होती है, लाइक द जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी होगा, जीडीपी एट बेसिक प्राइस भी होगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस भी होगा। ये भी अलग अलग लेवल पे इनको और फर्दर बाइफर्केशन इनका किया जाता है। ठीक है, अब ये एक बेसिक चीज तो हमने जान ली। अब चलते हैं, इनके ऊपर डिटेल में आऊंगा, एनडीपी जीएनपी वगैरह क्या होते हैं। अब जानते हैं कि आखिरकार जो जीडीपी है ये कैलकुलेशन किया कैसे जाता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। इसकी जो कैलकुलेशन है जीडीपी की, ये बेसिकली 3 तरीके से की जा सकती है। हमारे जो नेशनल अकाउंट का सिस्टम है, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट जिसको कहते हैं, नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम कह लीजिए, उसके हिसाब से यहाँ पर जीडीपी कैलकुलेशन 3 तरीके से की जा सकती है। पहला तरीका है यहाँ पर एक्सपेंडिचर, दूसरा है इनकम वाइज, तीसरा है प्रोडक्ट वाइज। यानी कि आप एक्सपेंडिचर के हिसाब से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो जीडीपी का, कि आपने कितना खर्चा किया है। इनकम के हिसाब से भी कर सकते हो कि कितनी इनकम अर्न की गई है, और प्रोडक्ट के हिसाब से, जो प्रोडक्शन के हिसाब से भी आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हो। मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक्सपेंडिचर की, एक्सपेंडिचर वाइज की, एक्सपेंडिचर वाइज में यहां पर आपका जो जीडीपी कैलकुलेशन किया जाता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका जो आपने कंजम्पशन किया है। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, खर्चे के हिसाब से जीडीपी कैसे कैलकुलेशन की जाती है। सबसे पहला आपने कंजप्शन, आपने जो खर्चा किया है, आपने जो चीज कंज्यूम की, आप घर में बैठे बैठे आप कंज्यूम कर रहे हैं ना बहुत सारी चीजें, आप खाना कंज्यूम कर रहे हैं, आपके घर पे कोई भी खर्चा आ रहा है, चाहे आप घर किराए पर रह रहे हो तो किराए का खर्चा, आपका मेडिकल एक्सपेंस, आपने मुझे अभी जैसे अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन खरीदा तो ये भी एक प्रकार का खर्चा है। तो ये सारे के सारे खर्चे जो हैं आपके खुद के पर्सनल लेवल पे, इन सबको यहाँ पर काउंट कर लिया गया। ठीक है, सभी लोगों के खर्चों को काउंट कर लिया गया। इसमें यहां पर जोड़ दिया गया आपकी इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट मतलब
कि आप कोई भी नई चीज खरीद रहे हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, चाहे आप शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, कहीं पर भी कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी फैक्ट्री के लिए आप खरीद रहे हैं, मशीनरी खरीद रहे हैं, इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, कोई नया घर खरीद रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे सारे यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनते हैं। तीसरा आपका होता है यहाँ पर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग। सरकार, हमारे देश की सरकार क्या खर्चा कर रही है, दैट इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जितना भी खर्चा हमारे देश की सरकार, चाहे वो सैलरी दे रही है गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को, है ना, चाहे वो डिफेंस के लिए हथियार ही खरीद रही है ना, इसी तरह के बहुत सारे खर्चे सरकार करती है। आपके ऊपर भी सड़क बनाई, ये बनाया, वो बनाया, उस तरह के खर्चे सारे के सारे इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पर एक्सपेंडिचर में वो खर्चे इंक्लूड नहीं किए जाते जो कि आपकी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, मतलब सोसाइटी के बेनिफिट, मान लीजिए वो इन्होंने देते हैं ना, बहुत सारी स्कीम्स में पैसा दे दिया गया, है ना, लाइक पिछले कोविड में 500 रुपए बांट दिए गए थे, कोई भी किसी तरह का पैसा यहाँ पर ऐसे ही नॉर्मली सरकार के द्वारा ऐसे ही बांट दिया गया, सभी खातों में 500 रुपए दे दिया गया, वो वाला पैसा इसके अंदर इंक्लूड, वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं आएगा। अगला इसमें कंपोनेंट होता है एक्सपेंडिचर मेथड में, दैट इज एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट जो गुड्स एंड सर्विसेज बाहर विदेश में भेजी गई है, ठीक है। इंपोर्ट यानी कि बाहर विदेश से यहाँ पर इंडिया में कोई भी गुड्स एंड सर्विस कंजम्पशन के लिए आई है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, अगर मैं इनको यहाँ पर एक फॉर्मूला में फिट करूं, और वो फॉर्मूला है दैट इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि मुझे नेट इंपोर्ट या नेट एक्सपोर्ट निकालना है, ठीक है, तभी मैंने एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट किया है, ठीक है, या इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, जो भी आएगा वो डाटा, एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट ज्यादा है, जो भी प्लस माइनस का वो डाटा आएगा, किसी भी कंट्री का हो सकता है। हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो वो माइनस में ही आता है, क्योंकि एक्सपोर्ट आपका कम है, इंपोर्ट आपका ज्यादा है। तो ये फॉर्मूला जब मैं फिट करूंगा, इसमें सारे का सारा डाटा जब फिट करूंगा, तो जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पर जीडीपी होगी, दैट इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज पर दी एक्सपेंडिचर सिस्टम। एक्सपेंडिचर के हिसाब से मेरा जीडीपी ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। अब आप सोचोगे कि सर इतना एक्सपेंडिचर कैसे कैलकुलेट किया जाता है आखिरकार, मतलब घर घर जाकर क्या खर्चा निकाला जाता है क्या, कि मैं घर गया, नॉक किया, एक सर्वे किया गया, भाई साहब हर एक घर में आएंगे, हाँ जी बताओ जी आपका खर्चा कितना है, हाँ जी आप बताओ जी शर्मा जी आपका खर्चा कितना है, अच्छा अच्छा ये खरीदा, अच्छा अच्छा ये खरीदा, अच्छा ये किया गया, ये किया गया। नहीं, ऐसा नहीं होता कि घर घर जाकर सर्वे नहीं होता है, लेकिन आप बहुत सारी चीजें जो खरीदते हो, जो आप सिस्टम के थ्रू खरीदते हो चीजों को, आप कहीं ना कहीं जाते हो, चीजों का बिल विल लेते हो, है ना, ये सब चीजें आपकी ऑटोमेटिकली वो एक्सपेंडिचर में कहीं ना कहीं दिख जाती हैं। उसके ऊपर जीएसटी पे किया जाता है, उसके ऊपर आप इनकम टैक्स पे करते हो, कई चीजों के ऊपर कई अलग अलग तरीके के टैक्स पे होते हैं। पेट्रोल खरीदा है, पेट्रोल आपने लगाया, तो पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स पे किया गया है, वैट, तो इन सब चीजों के थ्रू यहाँ पर एक कंपटीशन होती है। ऐसा नहीं होता कि आपके घर घर जाकर नॉक कर रहे हैं, शर्मा जी कितना खर्चा है इस साल का, वर्मा जी कितना खर्चा है, अच्छा आपने क्या क्या खरीदा है इस साल का, सारे नोट कर कर लेकर आ रहे हैं, फिर उस डाटा को कंपाइल किया जा रहा है। ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये डाटा कंपाइल किया जाता है, बैकएंड से कंपाइल किया जाता है, जो भी टैक्सेस वैक्सेस पे किए गए हैं, जो भी आपने बिलिंग विलिंग करवाई है चीजों की, वो यहाँ पर एक्सपेंडिचर वाइज की कैलकुलेशन में आता है। इसलिए तो जो आप यहाँ पर नॉर्मली बहुत बार ऐसा होता है ना, बिना बिल का हम सामान ले लेते हैं, तो बिना बिल का सामान जो लिया गया है वो यहाँ पर अगर ऐसे ही फैक्ट्री से उठा लिया गया, फैक्ट्री ने ना बिल बनाया, आगे भी बिल नहीं बना, कहीं पर भी उसके बिलिंग विलिंग किसी भी सिचुएशन पे नहीं हुई है, तो फिर वो चीज जीडीपी में कैलकुलेशन नहीं की जाएगी, ठीक है। इसलिए तो कहते हैं कि बहुत बार आपने सुना होगा कि जो इंडिया में ब्लैक मनी है, जो काला धन है, काला धन है, और इंडिया की जो जीडीपी है, एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। बहुत बार ये शब्द आपने पैरेलल इकोनॉमी शब्द जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं, और वो पैरेलल इकोनॉमी का मतलब यही है कि अगर इंडिया की जितनी जीडीपी है ना, उतना ही इक्विवेलेंट यहाँ पर, मतलब मेरे पास कोई ऐसा डाटा नहीं है, लेकिन जो सुनने को मिलता है कि उतना ही लगभग यहाँ पर ब्लैक मनी भी चल रही है। यानी कि अगर ब्लैक मनी को मैं काउंट कर दूं, व्हाइट मनी आज की डेट में कर दूं, काला धन जो खेल रहा है, काला धन जो चल रहा है, जहां पर भी है वो काला धन,
अगर मैं उसको काउंट कर लूं तो हमारे जीडीपी डबल हो जाएगी। ठीक है, हमारी आज की दिन जो जीडीपी की वैल्यू है वो डबल हो जाएगी। ठीक है, तो पैरेलल इकोनॉमी, इसको पैरेलल इकोनॉमी कहते हैं। अगर कभी शब्द आपके एडिटोरियल्स में या कहीं पर भी आए कि इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी का मतलब है कि जो जीडीपी जो चल रही है वो तो चल ही रही है, उसके साथ साथ एक ब्लैक मनी की इकोनॉमी भी चल रही है जो कि बिल्कुल साथ साथ चल रही है। पैरेलल का मतलब मैथ्स में इतना तो समझा ही आपने, पैरेलल क्या होता है ना, पैरेललोग्राम, पैरेलल कोई चीज बराबर समांतर चल रही है, एक जैसे चल रही है ना, दैट इज ए पैरेलल। तो ये आपका हुआ एक्सपेंडिचर वाइज का, जिसको मैंने अभी आकलन करना बताया। अगर शॉर्ट एंड स्वीट में इसका फॉर्मूले को दोबारा से बताऊं तो हम इसको कहते हैं C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M। C कंजम्पशन, G प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, I का मतलब इन्वेस्टमेंट, X का मतलब एक्सपोर्ट, M का मतलब इंपोर्ट। ये एक शॉर्ट एंड स्वीट में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है हमारी इकोनॉमिक की टर्म्स में। ठीक है, ये हुआ आपका एक्सपेंडिचर वाइज का। इसका जो पूरा का पूरा विवरण है वो मैंने पीडीएफ में दे रखा है, डोंट वरी, आपको पीडीएफ में बकायदा वो चीज मिलेगी, अभी केवल मुझे सुनते जाओ। अगला आता है यहाँ पर आपका इनकम अप्रोच। ठीक है, इनकम अप्रोच या फिर इनकम वाइज कह लीजिए। इनकम वाइज में क्या होता है, इनकम वाइज में आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट की जाती है जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा यहाँ पर रिसीव की गई है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा रिसीव की गई इनकम को हम यहाँ पर इनकम वाइज में कैलकुलेशन बिठाते हैं। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर क्या है, मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया उसको पहले समझते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर चार तरीके के होते हैं। पहला होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, तीसरा होता है कैपिटल, चौथा होता है एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दीज आर दी फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इस शब्द को ही आप ध्यान से समझो, आपको समझ में आएगा। दैट इज दी प्रोडक्शन के लिए, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए क्या चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है आपका प्रोडक्शन को करने के लिए। अगर मैंने कोई एक प्रोडक्शन करनी है किसी भी चीज की, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले एक जमीन लूंगा, ऑब्वियस है, लैंड लूंगा जहां पर मैं फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर सकूं। ठीक है, जहां पर मैं फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर सकूं, जहां पर फैक्ट्री लगा सकूं, उसके ऊपर खर्चा आएगा, मैं पेमेंट करूंगा, लैंड मुझे खरीदनी पड़ेगी। उसके बाद मैं लैंड खरीदूंगा तो ऑब्वियस है उसके ऊपर मुझे फैक्ट्री रन करने के लिए लेबर भी चाहिए और लेबर को मुझे पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, वेजेस देनी पड़ेंगी। या फिर लैंड जो है मैं जरूरी नहीं खरीदूं, मैं उसको रेंट पे भी ले सकता हूँ। पहले पे आऊंगा लैंड पे, जब मैंने पेमेंट करी है तो पेमेंट कर दी, या फिर मैंने उसको रेंट पे भी ले लिया तो रेंट भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा लेबर आता है। लेबर में मैंने कुछ ना कुछ खर्चा किया, उनको पेमेंट करी, तभी फैक्ट्री रन होगी मेरी। तो लेबर जो है उसको मैं क्या देता हूँ, वेजेस देता हूँ। ठीक है, और तीसरा आता है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल जो मैंने अपनी पूंजी लगाई है। अब पूंजी लगाऊंगा तभी तो मैं यहाँ पर अपनी लैंड खरीदूंगा, अगर मुझे खरीदनी है तो। पूंजी लगाऊंगा तभी तो मशीनरी खरीदूंगा, अगर मुझे खरीदनी है तो, है ना। रेंट पे लेनी अलग बात, अगर मुझे खरीदनी है तो, राइट। रॉ मटेरियल स्टॉक खरीदूंगा, है ना, तो वो आपका कैपिटल का पार्ट बन जाएगा। और अगला पार्ट आता है यहाँ पर आपका, दैट्स द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन है, एंटरप्रेन्योर जो खुद इस बिजनेस को रन कर रहा है, जो पूरे पूरे बिजनेस को चलाएगा, जो फैक्ट्री को चलाएगा, जो प्रोडक्शन को चलाएगा। ठीक है, दैट इज द एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर का कंसेप्ट आपको याद होगा, मैंने इसी कोर्स के सेकंड क्लास में, सेकंड चैप्टर में मैंने बताया था कि एंटरप्रेन्योर एंड द बिजनेस बोथ आर सेपरेट एंटिटीज, दोनों अलग अलग काम करते हैं। हाँ, बस इतना है, एंटरप्रेन्योर जो है, बिजनेस ओनर जो है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर काम करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो भी यहाँ पर खर्चा वर्चा होता है वो यहाँ पर चारों का अलग अलग होता है। तो जो एंटरप्रेन्योर जो है वो अपना पैसा लगाता है, कैपिटल लगाता है, उसके अंदर कैपिटल लगाता है ना। ठीक है, तो उसके बदले में उसको यहाँ पर एंटरप्रेन्योर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे यहाँ पर जो मैं बिजनेस में पैसा लगा रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं सारा दिन रात एक कर रहा हूँ इस बिजनेस को चलाने के लिए, तो मुझे कुछ ना कुछ उसमें हिस्सा चाहिए, यानी कि मुझे कुछ ना कुछ उसमें प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर की एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट के रूप में होती है कि मुनाफा होना चाहिए, तभी तो एंटरप्रेन्योर उस बिजनेस को चलाएगा। और पिछला मैं कैपिटल पे आता हूँ। कैपिटल जो होती है वो भी मान लीजिए ओनर ने लगाई, एंटरप्रेन्योर ने लगाई। एक तो कैपिटल कई तरीके से आ सकती है। कैपिटल जो है या तो एंटरप्रेन्योर खुद लगाए, दूसरा बैंक से या तो लोन ले लिया जाए, है ना, तीसरा किसी आउटसाइड से लोन ले लिया जाए। उस तरह से भी तो कैपिटल आ सकती है, पैसा वहां से भी तो आ सकता है।
तो अगर मान लीजिए मैंने बिजनेस एंटरप्रेन्योर ने यहाँ पर कैपिटल लगाई, ठीक है, दैट इज ओके। अगर बाहर से मैंने यहाँ पर कैपिटल लगाई है, बाहर से कहीं से पैसा लिया है, बैंक से लिया है, किसी थर्ड पार्टी से लिया है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, वो मुझसे क्या मांगेगा। अगर आप किसी से उधार लेते हो पैसा, उसके बदले में वो आपसे क्या लेता है, उसके बदले आपसे वो ब्याज लेता है, इंटरेस्ट लेता है ना, ठीक है। तो यहां पर आपका कैपिटल के बदले में आप उसको ब्याज देंगे। तो मेरे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। 4 मेरे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। इन चारों को मैं यहां पर अगर इन चारों के इनकम को कैलकुलेट करूं, लैंड की इनकम क्या है, रेंट, लेबर की इनकम क्या है, वेजेस, कैपिटल की इनकम क्या है, इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर की इनकम क्या है, प्रॉफिट। इन चारों की ये जो इनकम है, इन चारों की इनकम को मैं अगर कैलकुलेट कर लेता हूं, अगर इन चारों की इनकम को मैं काउंट कर लेता हूं, इन चारों की इनकम को मैं ऐड कर देता हूं, तो मेरे पास एक वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू मेरी जीडीपी कंपटीशन हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ठीक है। अब यहां पर जो जीडीपी कंपटीशन मैंने बताई इनकम के अप्रोच के हिसाब से, इसमें मैंने एम्प्लॉइज को वेजेस दी हैं, ठीक है, मैंने प्रॉपर्टी जो मैंने लैंड थी उसकी इनकम को काउंट किया है, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर कैपिटल के ऊपर किसी भी तरह का इंटरेस्ट दिया है, और प्रॉफिट मैंने दिया है। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर इसमें काउंट कर ली जाती हैं। इन चारों का मैं जब टोटल लगाऊंगा, दैट बिकम्स द इनकम अप्रोच ऑन द फॉर द जीडीपी कंपटीशन। ओके, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा, दैट इज ए प्रोडक्ट अप्रोच। प्रोडक्ट के बेसिस पर आपकी जीडीपी की कैलकुलेशन किस तरह से की जाएगी। प्रोडक्ट के बेस पर जो जीडीपी कैलकुलेशन होती है, वो यहां पर होती है सिंपल प्रोडक्शन, कितनी प्रोडक्शन की गई है, कितनी प्रोडक्ट्स की, कौन कौन सा प्रोडक्ट कितना कितना प्रोड्यूस किया गया है, और उन प्रोडक्शन को यहां पर मैं टोटल लगा लूंगा। हाउ मच हैज बीन प्रोड्यूस्ड, उसकी वैल्यू कितनी है, हर एक सेक्टर में कितनी है, ठीक है, उन सब का टोटल मैंने लगाया, उसको मैं यहाँ पर जीडीपी कहता हूँ। जो बेसिकली जीडीपी की डेफिनेशन यही होती है ना, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी, है ना। तो वही प्रोडक्ट अप्रोच में उसकी वैल्यू आती है। यहाँ पर आपकी तरीका अलग अलग है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर के थ्रू भी है, इनकम के थ्रू भी है, प्रोडक्ट वाइज भी है, लेकिन जो डेफिनेशन होती है वो ऐसे ही रिप्रेजेंट की जाती है, टोटल वैल्यू गुड्स एंड सर्विस, जो कि इक्विवेलेंट होती है, चाहे इनकम वाइज निकाल लो, चाहे एक्सपेंडिचर वाइज निकाल लो। इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं ये तीनों चीजें एक साथ एक जैसी ही बैठेंगी, ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन होता है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही बैठेंगे, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर मैंने आपको जीडीपी की प्रोडक्ट अप्रोच बता दी कि भाई सभी चीजों का टोटल कर लिया, सभी प्रोडक्शन का टोटल कर लिया, और वो मेरे पास यहाँ पर आ जाती है, क्या आ जाती है, दैट इज दी जीडीपी। अब यहाँ पर जीडीपी को मैं फर्दर और डिवीजन करता हूं जीडीपी को, और वो फर्दर डिवीजन होता है जीडीपी का 2 तरीकों से, ठीक है, 2 तरीकों से। एक होता है रियल जीडीपी, एक होता है यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। रियल जीडीपी आपका होता है जिसको हम जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी कहते हैं। रियल जीडीपी को हम क्या कहते हैं, जीडीपी एट दी कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। अब जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस जो है, या फिर रियल जीडीपी जो है, ये यहां पर क्या है, ये यहां पर है कैलकुलेट की जाती है बाय जो एक्चुअल में जो प्राइस है किसी प्रोडक्ट का आफ्टर रिमूविंग द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्फ्लेशन। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस मान लीजिए 10 रुपए है, ठीक है, उसका प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से यहाँ पर 15 रुपए हो गया। महंगाई यानी कि एक प्रकार से टेम्परेरी उसका प्राइस बढ़ गया है, उसकी डिमांड एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है, किसी भी कारणवश जानबूझ के बढ़ी या व्हाटसोएवर इज द रीजन, जिसकी वजह से उसकी प्राइस जो है 15 रुपए हो गया, लेकिन उसकी एक्चुअल में प्राइस 15 रुपए नहीं है, उसका प्राइस कुछ दिन में वापस सही रेट पर आ जाएगा। लाइक द बीच में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वेजिटेबल्स की जो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, उसकी वजह से यहाँ पर आपका क्या होता है, उसकी वजह से आपका किसी भी प्याज टमाटर वगैरह के प्राइस एकदम से बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर 5 दिन बाद प्राइस सही आ जाते हैं, है ना। तो वो चीज होती है रियल जीडीपी। अगर अगर आपने ऐसे प्राइसेस को, मतलब कि जो इन्फ्लेशन की वजह से यहाँ पर प्राइसेस बढ़े हैं, उन प्राइसेस को नहीं काउंट कर रहे हो आप नॉर्मल उसका प्राइस काउंट कर रहे हो, तो वो कैलकुलेशन अगर उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो वो रियल जीडीपी कहलाएगी। और नॉमिनल जीडीपी में हम ये सब नहीं सोचते, जो प्राइस प्रेजेंट में है वो प्रेजेंट में रहेगा,
उसमें हम कुछ ज्यादा सोचेंगे नहीं, जो सामने है वही सत्य है, दैट इज दी नॉमिनल जीडीपी, जो फिलहाल हमें यहाँ पर दिख रहा है, जो हमारे सामने यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, इस नॉमिनल जीडीपी को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं जीडीपी एट करंट प्राइसेस। ठीक है, यानी करंट में जो प्राइस चल रहे हैं उसको हम नॉमिनल जीडीपी कहेंगे, करंट में जो प्रेजेंट में चल रहा है। हमने कुछ सोचा नहीं उसके बारे में, हमने नहीं सोचा क्या प्राइस है, इन्फ्लेशन की वजह से है, किसकी वजह से है, क्या है, वी डोंट केयर एट ऑल। ठीक है, और रियल जीडीपी होता है जो प्राइसेस वाकई में होने चाहिए, इन्फ्लेशन का इफेक्ट कम करके जो प्राइस होने चाहिए। तो इसलिए हम रियल जीडीपी को एक और नाम से जानते हैं, उसको हम कहते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, उसको हम कहते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, और दूसरा होता है आपका नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट दी करंट प्राइसेस। ठीक है, ये दो कंसेप्ट जीडीपी के फर्दर आपको मैंने बताए। ठीक है, अब फर्दर एक और कंसेप्ट पे चलते हैं, जो कि आता है जीडीपी के कंसेप्ट्स में फर्दर एड ऑन हो जाता है, और वो होता है यहाँ पर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट बेसिक प्राइस और जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस एंड द मार्केट प्राइस, ये तीन चीजें फर्दर यहां पर आती है। आपने जीडीपी काउंट कर ली, अब जीडीपी आपने रियल जीडीपी निकाल ली है, आपने जीडीपी निकाल ली। ठीक है, अब जीडीपी कैसे निकाल ली, एक्सपेंडिचर वाइज, इनकम वाइज, प्रोडक्ट वाइज, जिसके निकाल ली। अब वो तीनों की दोनों जो जीडीपी आपने जिसके थ्रू भी निकाल ली है, वो कौन सी जीडीपी निकाल ली, आपने क्या रियल जीडीपी निकाल ली है, क्या आपने नॉमिनल जीडीपी निकाल ली है, आपने निकाल ली। ठीक है, पहले हमने मेथड्स देखे, फिर हमने कौन सी जीडीपी निकालनी है, रियल वाली निकालनी है कि नॉमिनल वाली निकालनी है, निकाल ली। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि रियल या नॉमिनल के अंदर फर्दर हमने जो जीडीपी है, वो जो भी हमने काउंटिंग की है, जो भी हमने प्राइसिंग ली है, वो क्या प्राइस लिया है, क्या पैसा, जो अमाउंट है, जो कैलकुलेशन यूज की गई अमाउंट के लिए, वो अमाउंट कौन सा है, क्या वो फैक्टर कॉस्ट पे है, क्या वो बेसिक प्राइस पे अमाउंट है, क्या है वो मार्केट प्राइस पे अमाउंट है। तो फर्दर और हम बाइफर्केशन कर सकते हैं जीडीपी का, वो होता है इन तीनों के ऊपर, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस एंड द बेसिक प्राइस। फैक्टर कॉस्ट सबसे पहले आता है, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट होता है दैट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल किए गए हैं एक पर्टिकुलरली प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, उनकी कॉस्टिंग क्या रही। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने अभी आपको बताया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और उनकी कॉस्टिंग क्या होती है, रेंट हुआ, इंटरेस्ट हुआ, प्रॉफिट हुआ, वेजेस हुआ। ठीक है, ओके, तो ये यहां पर आपका कहलाता है फैक्टर कॉस्ट। दूसरा आपका आता है यहां पर बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस आपका होता है दैट इज द अमाउंट जो कि यहां पर प्रोड्यूसर के द्वारा रिसीव की जाती है आपकी परचेजर से, जिसने भी कोई भी चीज परचेज की है, कोई भी गुड्स एंड सर्विस परचेज किया आपने, उसके लिए आपने प्राइस दिया होगा प्रोड्यूसर को। ठीक है, आपने प्राइस दिया होगा प्रोड्यूसर को यहां पर आपका। ठीक है, तो यहां पर उस जो प्राइस दिया गया है प्रोड्यूसर को, और उसमें से हम यहां पर माइनस कर देंगे कोई भी टैक्स अगर पे किया गया है, कोई भी सब्सिडी अगर मिली है उसको, तो वो सब चीजें जब मैं प्लस माइनस कर दूंगा, जो मेरे पास प्राइस आएगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, वो मैं कहलाऊंगा बेसिक प्राइस, उसको हम बेसिक प्राइस कहता हूं। और मार्केट प्राइस होता है, मार्केट प्राइस जिस प्राइस पे यहाँ पर प्रोडक्ट को सेल किया जाता है मार्केट में, जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेज, रेंट वगैरह सब शामिल होगा, मार्केट प्राइस होगा, उसमें प्रॉफिट भी शामिल होगा, सब कुछ शामिल होगा, है ना, प्राइसिंग, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सब शामिल होगा। और इसमें इवन गवर्नमेंट के द्वारा टैक्सेस इंपोज किए वो भी शामिल होंगे, और जो सब्सिडीज गवर्नमेंट के द्वारा दी गई हैं वो भी शामिल होंगी। तो यहां पर तीन मैंने आपको बताया, तीन बताए, फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस, मार्केट प्राइस। एक बार फिर से इन तीनों पे चलते हैं। जो फैक्टर कॉस्ट है वो है मिनिमम बेसिक प्राइस, जब कोई भी एक फैक्ट्री से, कहीं भी किसी भी जगह से, एक फैक्ट्री से कोई भी प्रोडक्ट बनकर निकलता है, तो उस वक्त उसका कितना प्राइस है, दैट इज फैक्टर प्राइस। ठीक है, उसके बाद जब वो फैक्ट्री से निकल रहा है, उसके बाद उस मैन्युफैक्चरर ने नेक्स्ट होलसेलर, रिटेलर, जो भी जिसको भी सेल करना है, उसको जिस प्राइस पे वो माल बेचा है, उसने जिस माइल प्राइस पे वो माल खरीदा है, दैट इज नोन एज द बेसिक प्राइस, उसको हम बेसिक प्राइस कहेंगे। और फाइनली जब यहां पर जो एमआरपी होता है, जो प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है एमआरपी, वो मार्केट प्राइस होगा। ठीक है, तो अब आपके ऊपर है कि आप जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करोगे, जीडीपी को क्या रियल जीडीपी कैलकुलेट करोगे कि नॉमिनल कैलकुलेट करोगे।
जीडीपी को अगर नॉमिनल जीडीपी काउंट किया गया है तो नॉमिनल जीडीपी में हम जीडीपी कौन सी काउंट कर रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट को लेकर काउंट कर रहे हो कि बेसिक प्राइस पे काउंट कर रहे हैं कि मार्केट प्राइस पे काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहां पर आपका कंसेप्ट होता है जीडीपी एट द फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट बेसिक प्राइस का। ओके, गॉट इट, समझ गए? सिंपल सा इजी सा समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे चेन जो है बनती जा रही होगी। ओके, चलो 1 मिनट रुकता हूं, फिर कंटिन्यू करते हैं। सर ये सारे लिखे मिलेंगे ना? हाँ मिलेंगे बच्चा, मिलेंगे। ये लो, नहीं यकीन हो रहा तो ये लो, ये देखो लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ। ठीक है, खुश, हैप्पी? चलो आगे चलते हैं, अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, अगला कंसेप्ट आता है आपका जीवीए। ठीक है, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड जीडीपी डिफ्लेटर हम बताएंगे, बिल्कुल रहो। वैसे तो आप मेरे बताने से पहले ही आंसर दे रहे हो हर एक चीज का, तो आपको ऑलरेडी वैसे पता ही होगा जीडीपी डिफ्लेटर क्या आता है ना। मेरे बताने की तो क्या जरूरत है, मैं जब जीडीपी डिफ्लेटर बताने लगूंगा आपने पहली डेफिनेशन का आंसर दे देना। क्या करेंगे आप जान के, है ना? आपके लिए तो क्लास है ही नहीं, तो ऑलरेडी ज्ञाता हो सारे के सारे जीडीपी के, तो आप पहले ही उत्तर दे रहे हो मेरे से। मैं बताने लगता हूँ डेफिनेशन पहले टाइप कर देता हूँ। सो आगे चलते हैं जीवीए। ठीक है, जीवीए दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड यहां पर होता है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन एरिया। ठीक है, इंडस्ट्री और सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, वैसे हंसने की बात नहीं है ना? राहुल हंस रहा है मेरी बात पे, हंसने की बात नहीं है बेटा। नए खिलाड़ी हो लगता है क्लास में मेरे, तभी नए खिलाड़ी हो, तभी तुम डेफिनेशन, तभी तुम ऐसे लिख रहे हो, तभी मेरी बात पे हंस रहे हो ना। पुराना बच्चा होता हंसता नहीं, हो नहीं वो ऐसा काम करता। सो यहाँ पर आपका जीवीए ग्रॉस वैल्यू, अच्छा नए कोई भी बच्चा आज की मेरी क्लास में, आज की क्लास में नया बच्चा जुड़ा है तो इट्स बेटर कि अभी आज की क्लास से मत स्टार्ट करना। आपके लिए 22 तारीख से मेरा फ्रेश कोर्स आ रहा है, नया कोर्स आ रहा है 22 से। ठीक है, 22 से मेरा नया कोर्स आ रहा है। अब उसमें बिल्कुल बेसिक से चलेगा, ये क्लासेस तो कंटिन्यू रहेंगी क्या, है ना? लेकिन 22 से भी नया कोर्स आ रहा है, तो 22 से भी हम उस कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई नया स्टूडेंट है तो अब बेटर है 22 से आना। आज की क्लास आज की क्लास वैसे देख ली, अब वैसे देख लो, कोई इसका पिछली क्लासेस से कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन आने वाली कई क्लासेस पिछली क्लासेस से कनेक्शन होता है। ठीक है, तो वो आपको बेटर है उस तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, जीवीए दैट इज ग्रोस वैल्यू एडेड। अब ग्रोस वैल्यू एडेड क्या होता है? देखो जीडीपी जब हमने कैलकुलेट किया तो बहुत सारे हमने वैल्यू, गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू ली, है ना? अब गुड्स एंड सर्विस की जो वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए कोई एक रॉ मटेरियल मैंने लिया। ठीक है, अब रॉ मटेरियल की वैल्यू आ गई, उसकी वैल्यू आ गई, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू आ गई। उस रॉ मटेरियल को मैंने किसी चीज में इस्तेमाल किया, है ना? उसमें जो इस्तेमाल किया उससे जो फाइनल प्रोडक्ट निकला उसकी वैल्यू भी आ गई।
तो आपने हर एक चीज की वैल्यू निकाल दी, रॉ मटेरियल को फर्दर प्रोसेस किया किसी चीज में, उसको एक फाइनल प्रोडक्ट बना दिया, उसकी वैल्यू आ गई, रॉ मटेरियल की वैल्यू आ गई, सारी चीजें आ गई सामने, है ना। तो ऐसा नहीं है कि रॉ मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट में इंक्लूड हो गया और रॉ मटेरियल पहले भी इंक्लूड हो गया। समझे मेरी बात? रॉ मटेरियल पहले भी इंक्लूड होगा, रॉ मटेरियल बाद में इंक्लूड होगा। तो ये यहां पर इस चीज को देखने के लिए कि एक्चुअल में एक ही बार वो चीज काउंट की जाए, यानी कि जो इंटरमीडिएट गुड्स हम इसको कहते हैं, जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनको यहां पर आपका हटा दिया जाए आपका जीडीपी से, तो वो जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को मैं ग्रॉस वैल्यू एडेड कहता हूं। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एक मेजर होता है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, माइनस या फिर लेस कर देंगे उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुई है, जो चीज दोबारा से काउंट की गई है, उसको मैं माइनस कर दूंगा, तो जो मेरे पास वैल्यू आएगी उसको मैं जीवीए कहता हूं। ठीक है, जीवीए कहता हूं उसको मैं। अगर मैं जीवीए की बात करूं तो जीवीए भी यहां पर उसी तरह से कैलकुलेट किया जाता है, जीवीए एट बेसिक प्राइस, जीवीए एट मार्केट प्राइस, जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट वगैरह वगैरह, सारा का सारा वहां पर भी जीवीए वैसे ही काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये यहां पर आपका जीवीए हुआ। अब यहां पर एक आप में से एक पर्सन ने पूछा था, सर जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जो जीडीपी डिफ्लेटर सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड कर देते हैं रियल जीडीपी से, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ये फॉर्मूला होता है जीडीपी डिफ्लेटर का। ठीक है, ये जीडीपी डिफ्लेटर हुआ, सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको काउंट करेंगे आपका जीडीपी डिफ्लेटर आ जाएगा। अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अगला कंसेप्ट मैं आपको लेके चलता हूं, आपका जो जीडीपी, जीवीए वगैरह वगैरह ये तो हमने पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं हम, अलग अलग जो मैंने स्टार्टिंग में आपको शब्द लिए थे, नाम लिए थे, दैट इज दी एनडीपी लिया था, दैट इज दी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, इनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं आपको यहां पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बात करता हूं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। ग्रॉस का, ग्रॉस की जगह रिप्लेस कर लिया है अब शब्द ने नेट ने। ग्रॉस की जगह शब्द क्या आ गया? नेट आ गया। तो नेट अगर जब शब्द आ गया तो इसका मतलब क्या होगा? जीडीपी में से मैं अगर डेप्रिसिएशन अमाउंट को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी उसको मैं एनडीपी कहता हूं। क्या किया मैंने? जीडीपी में से अगर मैं डेप्रिसिएशन को माइनस कर देता हूं तो जो वैल्यू आएगी वो मेरी आएगी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये जो डेप्रिसिएशन है ये आखिरकार क्या है? देखिए, डेप्रिसिएशन यहां पर होता है जब भी कोई भी फैक्ट्री, कोई भी यहाँ पर इंडस्ट्री यहाँ पर काम कर रही है, ऑब्वियस उसकी बहुत सारी मशीनरीज हैं, बहुत सारी मशीनरीज काम कर रही हैं, प्रोडक्शन हो रहा है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक मशीनरी की एक लाइफ होती है, एक जिंदगी होती है कि मशीनरी 10 साल, 5 साल, 6 साल, 4 साल, 20 साल ही काम करेगी। ऑब्वियस उसके बाद उस मशीनरी की रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है, मशीनरी रिप्लेसमेंट करनी आवश्यक है, नहीं तो फिर आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते रहेंगे और आपके जो खर्चे वर्चे हैं वो बढ़ते रहेंगे। तो इसलिए मशीनरी को रिप्लेस करना बहुत जरूरी होता है। अब एक चीज सोचो कि अगर मैंने आज की डेट में मशीनरी खरीदी मान लीजिए 10 लाख की, और उसको 10 साल बाद मेरी मशीनरी जीरो हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो जाती है, बचता ही नहीं है उसमें से कुछ, मतलब मैं मशीनरी को बेचने जाऊँ तो मुझे कुछ रुपए नहीं मिलेंगे, मुझे हो सकता है 100 रुपए मिले, हो सकता है 1000 मिले, हो सकता है 10,000 रुपए मिले, है ना, कितना भी मिले। एक अज्यूम करता हूँ कि हाँ कुछ उसमें बचेगा नहीं, 10, 20, 30,000, 50,000 मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, स्क्रैप वैल्यू जिसको कहते हैं। सो यहां पर एकदम से इतना बड़ा लॉस कि 10 लाख की चीज मेरी 10,000 की होगी, 9,90,000 का लॉस 10वें साल में मुझे दिखाई देगा। दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? अगर मैं आपको चैप्टर सेकंड बैलेंस शीट के कंसेप्ट पे लेकर चलूं वापस, तो बैलेंस शीट में हमने क्या देखा था? बैलेंस शीट का याद करो, है ना। उसमें मैंने आपको सेट साइड में मशीनरी बताई थी कि सेट साइड में मशीनरी आती है। ठीक है, अब मशीनरी की वैल्यू मान लीजिए इस साल बैलेंस शीट बने 10 लाख, अगले साल बैलेंस शीट बने 10 लाख, 30, अगले साल 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। 10वें साल जब मैंने मशीनरी बेच दी वो वाली, क्योंकि मुझे नहीं खरीदनी है, तो जब बेची तो उसकी वैल्यू मुझे मिली 10,000 रुपए। तो आपकी बैलेंस शीट में तो 9,90,000 कहां से लाओगे?
आपकी बैलेंस शीट में असेट साइड अब 10,000 की दिखाई देगी क्या नहीं देगी? तो वो 9,90,000 लाइबिलिटी में से माइनस करना पड़ेगा, 9,90,000 एकदम से करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तभी तो बैलेंस शीट बैलेंस होगी। होगी कि नहीं होगी? तो एक साल में 9,90,000 कहां से लाओगे? अपनी पूंजी में से, कैपिटल में से माइनस करोगे 9,90,000? नहीं ना, एक साल इतना बड़ा लॉस थोड़े ना दिखा सकते हैं। तो इसीलिए इस चीज को कवर करने के लिए, हैंडल करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि क्यों ना यार एक साथ 9,90,000 ना दिखाकर मैं हर एक साल थोड़ा थोड़ा अपना कम करता रहूं प्रॉफिट। एक साथ मैं 9,90,000 कहां से लाऊंगा? अगर मैं उसको थोड़ा थोड़ा हर एक महीने 20-20, 30-30 हजार पे कम करता रहूं, महीने क्या साल भर में उसको कम करता रहूं, जितना भी आएगा, जो भी कैलकुलेशन बैठेगी वो एवरेज बिठा देंगे हम। 10 साल की, 10 लाख को डिवाइड करेंगे 10 साल, तो 1 लाख रुपए साल का आएगा। तो अगर मैं 1 लाख रुपए हर एक साल अपना प्रॉफिट में से माइनस करता रहूं उस पर्टिकुलरली प्रोडक्ट के लिए, उस पर्टिकुलर मशीनरी के लिए, तो मेरे ऊपर बोझ कम पड़ेगा 10वें साल, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो दैट इज दी, जो हम हर एक साल एक मशीनरी की वैल्यू को कम करते रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फ्यूचर में उसकी वैल्यू 0 होनी है, तो हम हर एक वर्ष उसकी वैल्यू अपने लेवल पे कम करते रहते हैं, ताकि मेरा लास्ट में एक साथ बोझ ना पड़े। इस वैल्यू जो हम कम कर रहे हैं, जिसको हम प्रॉफिट में से पैसा उठाते हैं अपना, उस वैल्यू को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन, ठीक है? यानी किसी भी मशीनरी का वियर एंड टियर, नॉर्मल वियर एंड टियर, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है? तो यहां पर डेप्रिसिएशन जो मैंने आपको बताया है, अगर मैं इस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को जीडीपी में से माइनस कर दूं, तो जो मेरे पास वैल्यू आएगी उसको मैं कहता हूं एनडीपी। तो डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स्ड कैपिटल, आपकी जो मशीनरी है वो एक प्रकार की फिक्स्ड कैपिटल है, ठीक है? अब कई बच्चे, मैंने तभी बोल रहा हूँ कि आज नए नए बच्चे हो तो आज की क्लास कई चीजों में समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैंने चैप्टर नंबर 2 जब ये लेक्चर शुरू हुआ था, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बैलेंस शीट के अकाउंटिंग कंसेप्ट बहुत सारे बता दिए थे। और मैंने जब बताए थे तब कई लोग, बच्चे सोचते हैं अरे सर ये क्या बता रहे हो, ये क्या चीज आ रही है ना? तो मैंने तब क्या कहता था, मैं यही कहता कि ये चीज तुम्हारे लिए समझनी बहुत जरूरी है, और कोई भी टीचर आपको ये चीज नहीं कराता। कोई भी टीचर, किसी के बैंकिंग अवेयरनेस के कोर्स देख लो, आपको ये अकाउंटिंग कंसेप्ट कोई नहीं बताता है। मैंने इसलिए कराया क्योंकि मुझे पता है कि हर एक दूसरे चैप्टर में इसका कहीं ना कहीं इंप्लीकेशन आना है, कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आएगी, कहीं ना कहीं ये चीज कंसेप्ट लगता ही है अकाउंटिंग का, तभी वो चीज मैं सबसे पहले करवा देता हूँ, ठीक है? नहीं तो नॉर्मली बाकी लोगों के पहले चैप्टर होता है व्हाट इज बैंक, है ना? हमारा पहला चैप्टर होता है व्हाट इज अकाउंटिंग। तो ये चीज आपको तभी, डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट तभी समझ में आ रहा है जब आपको बैलेंस शीट आती है, नहीं तो नहीं आ रहा होगा। नहीं तो फिर आपके ऊपर से जा रहा होगा, अरे सर ये क्या बात कर, मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे। इसलिए कह रहा हूँ स्टार्टिंग से देखना 22 तारीख से कोर्स, अगर नए हो तो यहां पर डेप्रिसिएशन को जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास आया, तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल जो मेरी असेट्स है, ऐसी कोई मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग वगैरह, है ना, कोई भी ऐसी चीजें आती है आपकी। सो यहां पर आपका डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड कैपिटल यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन में यूज की जाती है ऐसे फिक्स्ड कैपिटल, उनमें से, उनको यहां पर मैंने, उनमें से जो अमाउंट मैंने डिडक्ट कर दी है जीडीपी की, उन सॉरी उनकी जो वैल्यू है जीडीपी में से मैं डिडक्ट करता रहता हूं, तो मेरे पास एनडीपी आ जाए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम जीएनपी, ठीक है? ओके, सो जीडीपी, नेक्स्ट आता है आपका जीएनपी। अब देखो, पहले हमने पढ़ा जीडीपी, फिर पढ़ा एनडीपी, अब आ रहा है जीएनपी। तो यानी कि अब इसमें शब्द कौन सा चेंज हुआ? डोमेस्टिक का शब्द जो बदल गया है वो नेशनल बदल गया है, ठीक है? पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ग्रॉस बदला था, ग्रॉस का नेट हुआ था। अब जीडीपी का जो बदला है शब्द, वो सेकंड वर्ड बदला है, यानी कि डोमेस्टिक का नेशनल हुआ है। अब ये कितना इजी सा होगा आपके लिए, बहुत इजी है। और ये है आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। एनडीपी में हमने डेप्रिसिएशन वर्ड का इस्तेमाल किया था, अब मैं यहां पर जीएनपी में शब्द जो इस्तेमाल करने वाला हूं वो इस्तेमाल करने वाला हूं, दैट्स द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का शब्द। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड यानी कि आपकी फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम अभी मैंने पढ़ाया था,
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो इनकम है, फैक्टर इनकम, वो इनकम आपकी नेट इनकम कितनी आ रही है, कितनी जा रही है। यानी कि आप जो फैक्टर इनकम है वो आपकी विदेश से कितनी आ रही है या फिर विदेश में कितनी भेज रहे हो। मैंने यहां पर विदेश में कोई भी चीज इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, विदेश में मैंने कोई भी चीज इन्वेस्टमेंट करी, उससे मुझे कुछ ना कुछ इनकम होगी, है ना। मान लीजिए उधर मैंने कैपिटल लगाई, उधर मैंने बिजनेस में पैसा लगाया, उधर मैंने यहाँ पर आपका कोई चीज रेंट पे दे दी, वहां से मुझे इनकम हो रही है ना। वहां पर मैंने लेबर का काम किया तो वहां से वेजेस मिल रही हैं। तो मुझे विदेश से जो फैक्टर इनकम आ रही है, और या फिर मैं विदेश के लोग जो यहां से फैक्टर इनकम कमाकर बाहर भेज रहे हैं, तो दोनों को जो प्लस या माइनस, जो भी ज्यादा है जो भी कम है, अगर करूंगा, जो भी वैल्यू आएगी मेरे पास, तो उस वैल्यू को मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कहूंगा। ठीक है, वो प्लस माइनस जो भी बैठता है, ठीक है, दैट इज द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। गॉट इट। इनकम आ रही है, ज्यादा इनकम आ रही है और कम गई है, तो वो ऑब्वियस है, वो आपका प्लस हो जाएगा। और अगर आपकी इनकम कम आ रही है और ज्यादा जा रही है, तो वो शब्द माइनस हो जाएगा। तो आपको जीडीपी में से यहाँ पर आपका जो आपका जीडीपी में से आपको कैसे काउंट होगा, जीडीपी में आप एनएफआईए को ऐड कर दोगे, तो आपके पास जो शब्द, जो आपके पास वैल्यू आएगी, वो बनेगी जीएनपी। जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। गॉट इट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नहीं, जेआईबी का सिलेबस वज्र बैच में नहीं है यार। जेआईबी का सिलेबस, जेआईबी सब्सक्रिप्शन ही अलग है, उसकी सब्सक्रिप्शन अलग है, वो लेनी पड़ेगी अक्सर। जेआईबी की सब्सक्रिप्शन अलग है, उसकी क्लासेस अलग चलती है। अब तुम तो कल को कहोगे सर टीवी खरीदना है सर, टीवी में से एसी की आवाज आएगी, कैसे आएगी? नहीं आएगी ना, तो इसलिए उसका अलग सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। हाँ, जेबी क्लास का टाइमिंग या तो मॉर्निंग होता है या इवनिंग होता है। ठीक है सर, इस कोर्स में जीएसटी कंसेप्ट नहीं सिखाओगे? लूट लो यार, सब कुछ ही सीख लो। जीएसटी भी सीख लो, इनकम टैक्स भी सीख लो, और कोई सीखना है मैं यही दुकान खोल लेता हूँ। फिर कहोगे सर सीए भी करवा दो सर। सर चार्टेड अकाउंटेंट भी बनवा दो सर। सर वो मेरा ना एमकॉम के पेपर है सर, उसका भी करवा दो सर। 22 वाली क्लास का टाइम 6 बजे है। ये वाली क्लास का टाइम थोड़ा शिफ्ट होगा, वो कैलेंडर में देख लेना आपके क्या दे रखा है, हो जाएगा। कैलेंडर प्लानर में देख लेना। एक लेक्चर की बात है, जीएसटी सिखा दो, वाह। अरे भाई, पहले बेसिक कंसेप्ट जो एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट है वो तो सीख लें। ठीक है, आगे चलें। अरे पीयूष, कह रहा हूँ ना, अभी मेरी कल एक क्लासेस कंप्लीट हुई हैं जेएबी की। अभी अगला जो क्लास है वो मेरी 2-4 दिन में आएंगी। उसके टाइमिंग या तो अर्ली मॉर्निंग होता है या लेट इवनिंग होता है। बाकी सारा दिन रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है, जरूरी नहीं है ना लाइव क्लास करोगे। लाइव क्लास नहीं अटेंड करोगे तो रिकॉर्डिंग कर लेना। ठीक है, बाकी होती या तो अर्ली मॉर्निंग है, आपके बैंक टाइमिंग से पहले, या बैंक टाइम के बाद ही होती है। बीच में पूरे दिन में मैं नहीं लेता जेबी क्लास। जब भी होगा उसका टाइम आपको पता लग जाएगा। हमारे टेलीग्राम पे जुड़े हुए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उसमें मैं लिंक्स देता रहता हूँ।
और नया बैच 2-4 दिन में शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट का। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट का यहाँ पर अगला कंसेप्ट है। नेट नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट में जीएनपी जो हमारा कैलकुलेशन हुआ ना, उसमें से मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास वैल्यू आएगी नेट नेशनल प्रोडक्ट की। सिंपल। ठीक है, अगला आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में मैं यहाँ पर जो मैंने नेट नेशनल प्रोडक्ट निकाला है ना, उसमें से मैं एनएफआईए को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास एनडीपी की वैल्यू आएगी। ठीक है, ओके, समझ गए? सर स्लाइड दिखाइए ना। हमारे देश में ना एक बड़ा ना पुराने कंसेप्ट है, आजकल आज की डेट में वो चीज फॉलो की जाती है ना? वैसे होनी नहीं चाहिए लेकिन फॉलो की जाती है, क्या करें, है ना? कुछ लोग उसको प्रथा मानते हैं, ट्रेडिशन मानते हैं, कस्टम मानते हैं कि शादी से पहले लड़का लड़की की शक्ल नहीं देखता, लड़की लड़के की शक्ल नहीं देखती, है ना? तो इसलिए अभी बस समझ लो एक दूसरे को, है ना? आवाज के थ्रू समझ लो, शक्ल भी दिख जाएगी। अगर शक्ल दिखा दी पहले, तुम शक्ल को ही देखते रहोगे, तुम इंसान का नेचर नहीं समझ पाओगे, है ना? शक्ल से ज्यादा इंसान के नेचर की जरूरत होती है। इंसान का नेचर कैसा है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ना कि शक्ल इंपॉर्टेंट होती है। वो शक्ल दिखा दी तुम्हें, तुमने उसके नेचर को समझना ही नहीं, तो उसकी शक्ल देखते रहोगे, निहारते रहोगे, अरे कोई बात नहीं, शक्ल ही अच्छी है। फिर जब एक्चुअल में जब एग्जाम आएगा तो शक्ल याद नहीं आएगी, नेचर तुमने समझा नहीं उसका, फिर डब्बा गोल हो जाएगा, है ना? शक्ल आराम से दिखा देंगे आप, क्या दिक्कत है? अगर सामने दिखा दो ना, फिर तुम्हारा फोकस उसके ऊपर चला जाता है, मेरी बातों के ऊपर। बातों को सुनोगे ना, बातें ध्यान से सुननी पड़ रही हैं तुम्हें बातें मेरी, तो सर भूल क्या रहे हो? तो इसलिए मैं शक्ल नहीं दिखा रहा कि आखिरकार सुनने की क्षमता तो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए बढ़िया से, है ना? आगे चलते हैं। आगे तो क्या करना है, मेरे ख्याल से मैंने सारा वैसे बता ही दिया है। इसके अलावा वही मार्केट, अब ये जो मैंने अभी आपको बताया, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये सारे के सारे भी वही, जैसे जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी मार्केट प्राइस मैंने बताया था, वैसे ये भी सारे के सारे वैसे ही काउंट होते हैं, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट मार्केट प्राइस वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सारे का सारा यहाँ पर कंसेप्ट हुआ आपका कंप्लीट। चलो जी, ठीक है, आई होप कि आज का लेक्चर समझ में आया होगा। एंड हाँ, इसका पीडीएफ ये लो यार, लो देख लो, निहार लो, आराम से निहार लो, सारा का सारा जीडीपी कंपटीशन। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड सारा मैंने बता रखा है, फॉर्मूले वॉर्मूले सब लिखे हुए हैं। ठीक है, प्रोडक्ट अप्रोच सब बता रखी है आपको, जीडीपी का अंदर फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस बता रखा है, मार्केट प्राइस लिखा है, जीवीए लिख रखा है, जीवीए के सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं, प्रोडक्शन टैक्सेस सब्सिडी के बारे में मैंने टैक्सेस सब्सिडी के बारे में नॉर्मल लिखा हुआ, ये अगले फॉर्मूले आ गए सामने आपके, और ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के साथ फॉर्मूले सारे के सारे आ गए। ठीक है, ओके है, दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं होगी ना? ओके, चलो, आज के सेशन में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ, नई थ्योरी के साथ, नई इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट के साथ। एंड हाँ, फॉर्मूला में क्या है यार, इतना इजी सा फॉर्मूला, इसको भी याद करने की जरूरत है फॉर्मूले को ना? नेचर समझ में आ गया, अब शक्ल याद करने की जरूरत थोड़ी ना, नेचर पसंद आ गया तो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। हाँ,
सर समोसे के अंदर मिठाई का आपने खाया था, अंकुश सर ने बोला, उनको नहीं मिला। बहुत मिठाइयाँ दी यार, करेंगे बात उसके ऊपर भी। चलो, थैंक यू, बाय बाय।